वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स देख रहे थे जेई और नीट के बच्चों के लिए, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बेसिक और मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट 1 पे हम इससे कह के पढ़ाते हैं इस चैप्टर को, जिसमें आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, ठीक है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। हम लोग पहले ही बता चुका हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम उसको देखते चलेंगे। इंग्लिश में आपके सामने कंटेंट तो है ही, साथ साथ इसको हम लोग हिंदी में भी देखते चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग जो होता है वो हिंदी मीडियम को होते हैं, ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं या फिर किसी प्रकार का इकोनॉमिकल क्राइसिस के कारण वो आगे बाहर पढ़ने नहीं जा पाते हैं। और इंग्लिश में कंटेंट तो हर जगह है ही, तो इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करेंगे ताकि हर तरह के बच्चों के लिए को इससे मदद मिले। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं, केमिकल इक्वेशन देखने वाले हैं और बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस, खास करके बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उससे क्या क्या ज्ञान हमें मिलता है, और फिर उसकी मदद से हम न्यूमेरिकल कैसे बना सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को लेकर। ये सारी चीजें हम लोग आज की इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा उतना ही जल्दी मैं इस सिलेबस को, पूरा केमिस्ट्री को मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। टाइम नहीं लगाऊंगा, ऐसा नहीं कि साल 2 साल तक मैं इसको खींचता रहूं, नहीं, ठीक है। पूरा वीडियो लेक्चर आपको पास 1 2 3 महीने में आपको कंप्लीट होकर मिल जाएगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप कंप्लीटली इसको अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सबसे पहला है भैया कि ये केमिकल रिएक्शन है क्या, ठीक है। डेफिनेशन इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी में चर्चा करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, कहता है सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कहता है वह प्रक्रिया जिसमें अभिकर्मक, अभिकर्मक यानी कि अभिकारक परस्पर प्रतिक्रिया करके उत्पादों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में a chemical reaction is the process, एक प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन, where reactants react to form new substances called products। रिएक्टेंट इसमें पार्टिसिपेट करता है, आपस में रिएक्शन करता है, आपस में रिएक्ट करता है, ठीक है, कुछ कुछ कांड करता है, क्या करता है, कैसे करता है, तो हम लोग धीरे धीरे आगे चर्चा करेंगे ही, ठीक है। और ये अपने साथ जो कुछ करता है, कांड करता है और कुछ नया ही जब चीज बना कर देता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसमें दो अलग अलग कंपाउंड आपस में रिएक्ट करता है, कुछ नया ही बना के निकाल के देता है, तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जैसे आपने बचपन में केमिकल रिएक्शन पढ़ा होगा, H2O2, ठीक है, बनाया क्या जी, कहता है H2O बनाया सर, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला और क्या बनाया, कहता है कि सर वाटर बनाया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, वाटर बनाया। तो ये एक अलग तरह का कंपाउंड है, ये एक अलग तरह का चीज है और इससे कुछ नया ही चीज बना है, कहता है ये दोनों कहलाता है आपका रिएक्टेंट, और ये जो बना है H2O ये कहलाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीजें हैं। कहता है इसमें होता क्या है सर, केमिकल रिएक्शन में होते क्या है, आखिर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ऐसा कि नया चीज बन जाता है। कहता है केमिकल रिएक्शन में जो होते हैं वो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। हिंदी में कहूं तो इस प्रक्रिया में अभिकारकों में उपस्थित पुराने बंध वियोजित होते हैं तथा उत्पादों में उपस्थित नए बंध निर्मित होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो कहता बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कहता ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन रिएक्टेंट्स, ठीक है, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में नए बॉन्ड बनते हैं। कहता नहीं समझ में आया तो अच्छे से थोड़ा सा एग्जांपल समझाए तो अच्छे लगे, ठीक है। कहता जैसे मैंने दिखाया आपको H2 और O2 के बीच का रिएक्शन, कहता H2, कहता H2 क्या है भाई, कहता जानते ही हो कि एटम जो होते हैं वो स्टेबल्स नहीं होते हैं। तो क्या करा, ये हाइड्रोजन ने, हाइड्रोजन के दो एटम, भाई एटम स्टेबल रह नहीं सकता था, तो एटम स्टेबल नहीं रह सकता, तो तुमने से पढ़े होगी कि एटॉमिक ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए था, या फिर जो उसका सबसे करीब का इनर्ट गैस है उसका स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए था। तो हाइड्रोजन के सबसे करीब है हीलियम, ठीक है। हीलियम के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन भी चाहता है कि हमारा एक और ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते। एक और जो हाइड्रोजन उससे कहता है कि देख भाई हम दोनों साझेदारी कर लेते हैं।
ठीक है, तोरो पास एक इलेक्ट्रॉन, हमरो पास एक इलेक्ट्रॉन, देखो कोई देखे तू ना तो तू अपन वाला हमरा दे दिया और हम अपन वाला तोरा दे देबो, तो दोनों के पास चेकिंग होतो तो पता लगता दू दू गो हो। ठीक है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो गया, तो इस प्रकार से बॉन्ड में ये था। ठीक है, इसी प्रकार से था O2। ठीक है, O2 जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन तुमने पढ़ा होगा 2 6। ठीक है, इसकी ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन 6 गो, तो कहता है कि देख बाबा 6 गो हम तो दे नहीं सकते हैं, हमको कोई और दे दे 2 गो तो हम बन जाएंगे 8 गो। तो 2 गो देगा काम, तो बगल में एक और ऑक्सीजन था, उससे कहा कि देख बाबा तोरो पास 2 गो हो, हमरो पास 2 गो चाहिए एक्स्ट्रा, तो हम दोनों क्या करेंगे ना, जब जरूरत पड़ेगा तो जब कोई हमरा ही चेकेंगे तो ना, तो हम तोरा दे देबो। ठीक है, हमरा तो दे दिए, और जब तोरा ही जीतो तो हम 2 गो तोरा दे देगा, और दोनों के पास क्या आ जाएगा 8 8 गो। तो ज्यादा एक एक बॉन्ड से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए हमने एक बॉन्ड दिखाया। दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो हमने डबल बॉन्ड दिखाया। और कहता है इससे क्या बना, कहता है H2O। कहता है ये क्यों बना सर, इतना बढ़िया से तो रह रहा था। कहता है यहाँ पे खुद से खुद का साझेदारी कर रहा था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कर रहा था। कहता है इसको ऑक्सीजन के साथ दिखा कि भैया हम इसका हाथ क्यों पकड़ के रखे, ये ऑक्सीजन को भी तो 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए था। ठीक है, तो कहता है कि ये 2 गो जो हाइड्रोजन था ना, ये गया और इसके पास इसकी ऑक्सीजन को पकड़ा और इसके ऑक्सीजन के साथ जाके चिपक गया। ठीक है, बोला तुमको 2 चार चाहिए था ना, हम देते हैं, काहे तुम ऑक्सीजन से ले रहे हो, ठीक है तो हमको कोई दे दो, तो ले लिया। तो फिर कहता एक ऑक्सीजन वहां बच गया, कहता एक ऑक्सीजन मेरा यूज कहाँ जाएगा, कहता तुम हाइड्रोजन से लिया तो हम एक को थोड़ी ना वहां पे होगा, एक आध को और होगा एटम के साथ। ठीक है, तो एक और एटम था हाइड्रोजन का, तो वहां से ई पकड़ लिया, तो 2 गो वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बना के गो बना 2 गो बना, है ना, ये तो हम कहना चाहते थे। अब यही जो ये दोनों है ये कहलाता है रिएक्टेंट। ठीक है, और ये H2 जो बना ये कहलाता है आपका प्रोडक्ट। ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब समझ में आया कि नया बॉन्ड बना। देखो कहाँ पे क्या क्या हुआ जी, कहता है कि कुछ पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बना। कहता है यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटा तब ना ये वाला हाइड्रोजन जाके इधर इसके साथ जाके चिपका, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा है और ये बॉन्ड टूटा है और नया बॉन्ड क्या बना, तो कहता है ये वाला जो है सर, ये गो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो कहता है केमिकल रिएक्शन में यही होता है, बस एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, जो एटम्स पहले से किसी और के साथ चिपका हुआ था अब किसी और के साथ जाके चिपक गया है, ब्रेकअप हुआ है और फिर से बैचअप हुआ है। ठीक है, किसी के साथ रिश्ता टूटा है तो किसी का रिश्ता बना है। ठीक है, ये होता है केमिकल रिएक्शन में, कहीं जाके जुड़ता है तो कहीं से हटता है। ठीक है, किसी के और के साथ था, किसी और के साथ जाकर मिल बस गया, वहां पे जाके बैठ गया। ये हुआ केमिकल रिएक्शन का सारा फंडा, जिसमें नए बॉन्ड पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर नहीं फॉर्मेशन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। कहता कब कब नहीं होगा सर, कहता जैसे H2 और O2 को तुम दिखाया और H2O तुम बना दिए। ठीक है, आपको सर H2O को हम देंगे और ये अपने आप बन जाए तो नहीं बनेगा, अपने आप तो नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ज्यादा स्टेबल फॉर्म में बैठा हुआ है तो क्यों जाके H2 और O2 बनाएगा। ठीक है, हाँ अगर हीटिंग वीटिंग हल्का फुल्का करोगे भी तो ये वाटर का जो लिक्विड है वो वाटर के वेपर में बदल जाएगा, पर H2 और O2 को अलग आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार स्टेबल फॉर्म में चला गया तो आसानी से अलग नहीं होगा। तो अलग करने का क्या तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करो, ढेर सारे हाइड्रोजन के बुलबुले ऑक्सीजन के बुलबुले आपको निकलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में, तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो कहता ये दोनों चीज हमने देख लिया। अब देखना है सर केमिकल इक्वेशंस। कहता केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण क्या होता है। कहता जिस समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित किया जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। A representation of a chemical reaction using symbols and formulas is called chemical equation. क्लियर है, कहता है केमिकल इक्वेशन जो हम लोग ये लिख रहे थे, पहले तो हमको लिखना चाहिए था क्या जी, कहता हमको लिखना चाहिए था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन करके वाटर बना रहा है। ठीक है, और ये प्लस प्लस जो हम लिख रहे हैं ना, ये नहीं लिखना चाहता, हमें पूरा अंग्रेजी में लिखना चाहिए था कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म वाटर। इतना बड़ा हम चीज अंग्रेजी में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, पढ़े पड़ेगा। ऐसे दिख रही कि अच्छा हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। ठीक है, यहाँ जुड़ थोड़ी ना रहा है, अरे जुड़ने का मैथमेटिक्स जुड़ने का मतलब अलग ना होता है, लेकिन हमने क्या किया कि एक तरीका बनाया कि नहीं ऐसे हम लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखना ये सिंबल है। ठीक है, और ये जो तुम लिखा गया था कि लिखो, और ये जो हाइड्रोजन इतना बड़ा लिख रहा है इसके जगह पे आप H2 लिखो, तो सर H2 की H लिख देते हैं। कहता है देखो H जो होता है ना वो स्टेबल फॉर्म में होता ही नहीं, एटम फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो आपको कुछ चाहिए ना, कहीं से ला रहे हो ना, तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्टेबल फॉर्म में होता है, इसलिए हमने मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखा है H2।
ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है O2, और फिर लाना कहीं से ना रिएक्शन के लिए, तो जो स्टेबल रहेगा उसी को लेके आओगे, बाकी तुमको हाइड्रोजन का आइटम कहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिला और बना क्या, तो H2O के मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन लिखे होते हैं। ठीक है, ये जो है वो आपका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। कहता है केमिकल इक्वेशन भी ना दो प्रकार के होते हैं। केमिकल इक्वेशन के प्रकार के, कहता है केमिकल इक्वेशन ऐसे दो प्रकार के होते हैं। कहता है कौन कौन, कहता है एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कहता है ये क्या होता है ऐसे बैलेंस और अनबैलेंस्ड। कहता है देखो हमने लिखा था शुरुआत में H2, ठीक है, और O2 रिएक्शन किया और H2O बनाया, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा रहे थे तो हमने दिखाया था कि नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ये दो गो चाहिए और ये भी दो गो चाहिए, तब जाके काम चलेगा। ठीक है, कहता है ये जो ऐसे दो दो जोड़े हैं ना, ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और देखिए भी तुमने कि हमने आपको रिएक्शन करके दिखाया भी पूरी तरह से बढ़िया तरह से कि दो हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो दो गो था। ठीक है, हाइड्रोजन ए गो रहेगा तो भैया ए गो जो है, ठीक है, ये ए गो जो है इससे काम नहीं बन रहा है। ये इतना तो एक एक ऑक्सीजन वाले के चल जाएगा, ये ऑक्सीजन वहां दो हाइड्रोजन के लेके चल गया, तो एक हाइड्रोजन और ना चाहिए, H2O और ना चाहिए, तो इसके पास जाएगा, तो इसके पास जाने के लिए क्या चाहिए कि दो हाइड्रोजन लिया ना, एगो यहाँ पे H2 लिया, एगो यहाँ पे H2 लिया, आके एगो वाटर मॉलिक्यूल बना, तो कहता दो गो वाटर मॉलिक्यूल बना, तो दो गो बना तो दो गो ने लिखना पड़ेगा यहाँ पे। कहता ये जो तुम लगा रहे हो ना, ये क्या क्या तुमने, कहता ये बैलेंस किया है। क्या क्या है, बैलेंस किया। कहता क्यों बैलेंस की हो, कहता है देखो कि नहीं तो भाई ये चीजें समझ ही नहीं आता कि तुमको के गो हाइड्रोजन चाहिए, के गो ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने कहा कि देखो हमको कम से कम ना H2 को रिएक्शन कराना है O2 से और बनता है H2O। ठीक है, इसको हम दे दिए तो तुम रिएक्शन कराना शुरू करोगे। तो H2 के देखो एटम तो ला नहीं सकते, तो तुम मॉलिक्यूल ढूंढ के लाओगे, इसलिए हमने H2 लिख दिया, H लिखा नहीं है। ठीक है, और O2 का मॉलिक्यूल कम से कम एक मॉलिक्यूल तो लाओगे ना, एक से भी कम कहाँ से मॉलिक्यूल लाओगे। तो कहता है कि आपको अगर H2O को कम से कम के को बनेगा, एक मॉलिक्यूल तो बनेगा। कहता है एक मॉलिक्यूल अगर H2O को बनाना है तो ऑक्सीजन तो भैया ठीक है, ऑक्सीजन दो गुना ले लिए, तो यहाँ पे भी दो गुना ऑक्सीजन आइबे ना करेगा, तो ऑक्सीजन जाएगा कहाँ। ठीक है, तो एक और ऑक्सीजन में जुड़ेगा भाई, एक एटम तो एक एक मॉलिक्यूल तो मिलता नहीं है, जब भी लाओगे तो बल्क में ही लाओगे, बल्क में लाओगे तो कम से कम कितना रहेगा, तो दो को बगल वाला जैसे हाइड्रोजन दो है उसको ऑक्सीजन O2 का जो एक भी मॉलिक्यूल आए हो, तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल को ले लेगा और दो को वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, इससे कम बनवे नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि O2 जो है वो कितना कम लोगे तो कम से कम एक मॉलिक्यूल तो लोगे ना। ठीक है, एक मॉलिक्यूल लेगा लोगे तो हाइड्रोजन का एक्स्ट्रा भाई कम रहेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, और हाइड्रोजन एक्स्ट्रा अगर वहां पे मिल गया, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मिल गया तो भैया उससे रिएक्शन करके कम से कम दो को लेके वो क्या कर लेगा, H2O का एक मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, तो ये है बैलेंसिंग और इसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं संतुलित और असंतुलित। अनबैलेंस माने असंतुलित और बैलेंस माने, ठीक है, संतुलित। ठीक है, क्या है भाई, तो कहता है द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड डज नॉट मैच द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम जो होने चाहिए एलिमेंट्स के, वो अगर बैलेंस नहीं है तो उसको हम कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे जी, अनबैलेंस्ड या असंतुलित केमिकल रिएक्शन, असंतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, कहता है H2 और O2 अगर रिएक्शन करा के क्या बना H2O, काउंटिंग करो, हाइड्रोजन ने के गो दो गो, N के गो दो, ऑक्सीजन ने एक गो, N के गो है दो गो ना। कहता ये जो है वो अनबैलेंस्ड है। बैलेंस करने के लिए क्या करने का सर, कहता बैलेंस के लिए कुछ नहीं, कहता ऑक्सीजन को दो है तो दो करो, हाइड्रोजन कितना हो गया, चार हो गया, तो इधर भी दो कर दो, दो चार हो जाएगा। ठीक है, कम से कम आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो ये कहलाएगा बैलेंस्ड। कहता दोनों तरफ देखो, आप देखो यहाँ पे चार गो हाइड्रोजन इधर हो, चार गो हाइड्रोजन इधर हो, ऑक्सीजन दो एन एन भी ऑक्सीजन दो आगे लगा दिया ना बॉटल में, दो ऑक्सीजन हो गया। मतलब इस प्रकार से आपको करना है सर। जैसे एक एग्जांपल और दिया गया है, जैसे N2H2 से रिएक्शन करना तो NH3 बनाता है, ये NH3 जो होता है वो अमोनिया होता है। ठीक है, N2 और H2 मिलेगा तो क्या बनेगा, NH3। लेकिन बैलेंस नहीं है, देखो N2 अगर इधर दो है पर इधर N के गो है, एक गो ना है, हाइड्रोजन दो है, N के दो है, तीन है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करेंगे तो बैलेंस होता है क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कहता है इच टाइप ऑफ एटम्स, मतलब हर एक तरह का एटम जो केमिकल रिएक्शन में लिखा हुआ है, हैज इक्वल नंबर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, हर एक एटम जो रहेगा वो दोनों एरो की इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ उसकी संख्या समान रहेगी। ठीक है, कहता ऊपर वाले में समान नहीं दिख रहा, तो अगली बार क्या किया हमने, कहता इसी को बैलेंस करके देखते हैं। कहता तीन गो हाइड्रोजन ना, तो तीनों कैसे आएगा, तो इनमें से तीन को कर दो तो तीन में छह हो गया, तो इनमें भी दो को कर दो क्या हो गया,
तीन दूनी 6 हो गया, तो हाइड्रोजन तो 6 हो गया, नाइट्रोजन भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसको कहते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें देखो नाइट्रोजन 2 इधर भी के गो 2, इधर हाइड्रोजन 6 इधर भी के गो 6। ठीक है, 2 और 3 दूनी 6। ठीक है, H3 ना है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दे कितना 6 ना। तो इस प्रकार से हम कहते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड वो जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं, और अनबैलेंस्ड वो जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होते हैं। ठीक है, अब कहो सर इतनी मेहनत से बैलेंसिंग करा रहे हो, जरूर इसी से कोई फायदा होगा। तो एक तो मैंने बताया कि भैया ये नहीं करोगे तो समझ ही में नहीं आएगा कि कितना से कैसे क्या रिएक्शन कराना है। ठीक है, बस H2 ले आओ N2 ले आओ, कितना मात्रा में लाए, कितना से हम रिएक्शन कराए, कुछ पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ बच जाएगा कुछ घट जाएगा। तो इसको बैलेंस करके इसलिए लिखते हैं कि कम से कम इतना इतना तो चाहिए, तभी जाके आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, उसी के मल्टीपल में बढ़ाते जाओ और ज्यादा रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि भैया बैलेंस्ड अगर केमिकल इक्वेशन है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं उससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक केमिकल इक्वेशन अगर लिखा हुआ है तो उससे कितनी सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले दिया है कि भैया हम क्या कर सकते हैं, तो आइडेंटिफाई रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्लियरली। अगर हमको केमिकल इक्वेशन मिल गया, लिखा हुआ दिख गया, तो हम ये तुरंत देख के पता कर सकते हैं कि इसमें अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। ठीक है, रिएक्टेंट्स कौन है और प्रोडक्ट्स कौन है। जैसे कि हमने इक्वेशन देखा था अभी अभी N2 प्लस 3H2 बना रहा है 2NH3। हमने देख के ही कह दिया कि ये दोनों जो है ये दोनों रिएक्शन कर रहा है और ये बन रहा है, यानी ये जो है वो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और ये जो बना वो प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ठीक है, ये क्या है जी, कहता है ये दोनों जो है वो रिएक्टेंट्स है, इसको हिंदी में कहते हैं अभिकारक या अभिकर्मक, कुछ लोग बोल देता है इसको। और ये है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट है ये। ठीक है, इसको हिंदी में बोल देते हैं आप लोग उत्पाद, क्या बना। ठीक है, ये होता है आपका चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता लगा, तो हमें सर पता लगा कि केमिकल रिएक्शन से हमको देख के पता लग जाता है कि कौन कौन रिएक्शन कर रहा है और क्या बन रहा है। तो और क्या पता लगता है सर, तो दूसरा पता लगता है एटम्स कौन इक्वलिटी। समीकरण के दोनों ओर विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है जब इक्वेशन कैसा हो, बैलेंस्ड हो। ठीक है, एटम कॉन्स इक्वलिटी यानी कि द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट्स इज द सेम ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स सेम हो गए अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है। जैसे हमने बैलेंस करके दिखाया था कि N2 है और 3H2 है और बना रहा है आपका 2NH3। और अगर हम ध्यान से देखें तो N2 जो है नाइट्रोजन के 2 एटम है, तो इधर भी नाइट्रोजन के 2 ही एटम है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन के 6 एटम है, तो इधर भी हाइड्रोजन के 6 ही एटम है। यही है बैलेंस। ठीक है, अगर बैलेंस रहेगा तो ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे हमने H2O का एग्जांपल दिया था कि H2O जो है वो O2 से रिएक्शन करता है और H2O बनाता है। कहता ये तो अभी बैलेंस है नहीं सर, पहले बैलेंस कीजिए। कहता ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 कर देते हैं, और हाइड्रोजन 4 हो गया तो इधर भी 4 कर देते हैं। कहता देखिए हाइड्रोजन 4 है ना दोनों तरफ ये, क्या ऑक्सीजन 2 है ना, इधर भी क्यों है 2 है। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम जो होते हैं हर एक एलिमेंट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स के सेम सेम होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी सेम रहेगा। ठीक है, इंडिविजुअल सब सेम है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी सेम रहना है। ठीक है, अब कहता है तीसरा, कहता है चार्ज बैलेंस्ड। ठीक है, कहता है चार्ज बैलेंस मतलब कहता है लेफ्ट हैंड साइड जितना चार्ज रहेगा राइट हैंड साइड भी उतना ही चार्ज रहेगा यदि है तो। ठीक है, अभी तो हम लोग के रिएक्शन में चार्ज एटम ही सेम है तो उसमें चार्ज भी सेम रहना है। ठीक है, द नेट चार्ज ऑन बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल। चार्ज कंजर्व, ऐसे ही चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तुम पढ़ के आए होंगे। ठीक है, चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज ना तो पैदा लेता है ना तो मरता है, तो केमिकल रिएक्शन में वो नहीं मरेगा। ठीक है, यानी चार्ज जितना लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड वही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्शन हो रहा है और फाइनली प्रोडक्ट बना है। उसमें अगर कम जाएगा प्रोडक्ट में तो चार्ज मर ना गया, अगर बढ़ जाएगा चार्ज यानी चार्ज पैदा ना हो गया, तो केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं ना हो सकता है। तो चार्ज भी दोनों तरफ बैलेंस होता है। ठीक है, दोनों तरफ आवेश यदि हो तो का मान बराबर होता है। ठीक है, चौथा क्या है जी, कहता है विभिन्न पदार्थों की भौतिक अवस्था को भी हम कोष्टक में दर्शा देते हैं, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है।
ठीक है, यानी स्टेट ऑफ मैटर इंडिकेटेड डिनोटेड यूजिंग एस, एल, जी और एक क्यू, इस फॉर्म में हम लिख देते हैं। अगर नहीं समझ में आया सर, ठीक है, जैसे हमने H2 रिएक्शन कहा था, H2 क्या है, गैस ना, तो इसके बगल में हम लिख देते हैं गैस। इससे हमें पता लगता है कि H2 जो है वो गैस फॉर्म में है। ठीक है, O2 ये है आपका गैस, ठीक है, और बनाया आपका H2, ठीक है, मतलब ये लिक्विड बना तो हम बगल में लिख देते हैं लिक्विड ब्रैकेट में, ठीक है, ताकि हमको पता लग जाए कि किस स्टेट में बन रहा था, कि उसी फॉर्म चीज में बर्तन में रखोगे। जानते हो कि ठोस को अलग चीज में रखना पड़ता है, ठीक है, सॉलिड को अलग बर्तन में रखना पड़ता है, लिक्विड को अलग बर्तन में रखना पड़ता है। गैस बन रहा था वो पता होना चाहिए, गैस बन जाएगा उड़ जाएगा यहाँ से। तो केमिकल रिएक्शन में ये सब चीजें लिखी रहती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अभी तक हम लोग नहीं लिख रहे थे, पर बुक वगैरह हम देखोगे ये सारी चीजें लिखी रहेगी, ठीक है। कहता सर एक क्यू क्या है सर, एक्वस फॉर्म, यानी पानी के साथ मिल के बन रहा है, ठीक है, सोल्यूशन के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम लिख देते हैं एक क्यू। अगला कहता है और क्या इंफॉर्मेशन मिलता है सर, कहता है सब्सटेंसेस इन स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म, कहता है रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न पदार्थ जो होते हैं वो मानक आणविक रूप में ही लिखे जाते हैं, न कि परमाणु के रूप में, ठीक है। मतलब कि अगर इक्वेशन में लिखोगे तो O2 लिखोगे, ऐसा नहीं लिखोगे कि सर O जो है ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2O बनाता है, अरे ऐसा नहीं लिखते हैं हम लोग, ये एटॉमिक फॉर्म हो गया। एटॉमिक फॉर्म में केमिकल इक्वेशन नहीं लिखे जाते हैं। केमिकल इक्वेशन जब भी लिखे जाते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि O2 लिखाएगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ऑक्सीजन 2 के साथ रहता है, हाइड्रोजन जो होता है वो H2 के फॉर्म में लिखाएगा और ये बनाएगा H2। ऐसा नहीं लिख देंगे कि भाई सर नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और अमोनिया बना लेगा, ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि N जो है नाइट्रोजन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है कैसे, एग्जिस्ट करता है N2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2 के फॉर्म में, और ये अमोनिया तो है ही, ठीक है, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आपको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो सब्सटेंसेस जो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म, जो सब्सटेंस होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखे रहते हैं, ना कि एटॉमिक फॉर्म में, यानी O2 लिखाएगा ना कि O लिखाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। अरे ये क्या है सर, कहता है कि हेल्प्स इन मोल टू मोल कन्वर्जेंस में मदद करता है। ये है क्या, तो ये जो है विभिन्न पदार्थों की अभिक्रिया करने वाले तथा बनने वाले मोलों का अनुपात, इससे हम पता लगा सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। क्या पता लगा सकते हैं जी, कहता विभिन्न पदार्थों की अभिक्रिया करने वाले तथा बनने वाले मोलों का अनुपात हम पता लगा सकते हैं, यानी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो से हेल्प इन मोल टू मोल कन्वर्जन। अब इसको करके देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा, ठीक है, तो जरा करके देखते हैं। तो दिखाने के लिए मैंने एक सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन लिया है, कहा है अल्फा ए बीटा बी से रिएक्शन करके गामा सी और डेल्टा डी बना रहा है, ठीक है। तथा ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, लिखा होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। ये अल्फा जो है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका है, ए का, बीटा किसका है, बी का, गामा किसका है, सी का, और डेल्टा किसका है, डी का। तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं जिस भी ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है उसका, ठीक है। कहता है इसको हम क्या कर सकते हैं सर, इससे हमें क्या ज्ञान मिलेगा। तो सबसे पहला जो ज्ञान मिलता है ये बताता है कि अल्फा मोल ए का, मोल में बोलो या मॉलिक्यूल से बोलो एक ही बात है, क्योंकि मोल होता है क्या है, कहता है एक मोल बराबर होता है सर जो इंटिटी जो भी है, मॉलिक्यूल से यहाँ पे है, जाहिर सी बात है, तो वो मॉलिक्यूल होता है 6.022 into 10^22, ठीक है, ये होता है आपका मोल। एक मोल बराबर कितना, 6.022 into 10^23, है ना, यानी कि इतना क्या, मतलब इतना इंटिटी, जितने मॉलिक्यूल्स, तो कहता है एक मॉलिक्यूल बोले या एक मोल मॉलिक्यूल बोले, जब एक मॉलिक्यूल में काम चल ही रहा है तो इतना इतना मॉलिक्यूल सब कर लेना, उसी में मल्टीप्लाई करते जाना। तो कहता है इसका मतलब कहता है कि अल्फा अल्फा ए का अल्फा मॉलिक्यूल लोगे तो वो बी के बीटा मॉलिक्यूल, जैसे अल्फा मतलब एक दो नंबर रहेगा, नंबर रहता है मल्टीप्लाई में, कहता है कि ए का अल्फा मॉलिक्यूल जो है वो बी के बीटा मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके सी का गामा मॉलिक्यूल और डी का डेल्टा मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। इसको मोल में भी हम बोल सकते हैं, मोल में बोलेंगे कि ए का अल्फा मोल बी के बीटा मोल से रिएक्शन करके सी का गामा मोल और डी का डेल्टा मोल बनाता है, ठीक है। नहीं समझते तो मैं ये रिएक्शन से दिखाता हूँ, H2 3H2 N2 जो होता है 3H2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, 2NH3। ये क्या बना बता रहा है, कहता है कि N2 यानी नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो है
वो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, ये बताता है, ये मॉलिक्यूल में भी कर सकते हो और मोल्स में भी कर सकते हो। भाई अगर एक मॉलिक्यूल अगर ले रहे हो तो 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, यानी कि अगर मोल में उसी से कम 6.02 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोल मोल में बदल जाएगा ये। मतलब यानी कि एक मोल इसका जो है वो इसके 3 मोल से रिएक्शन करेंगे कि एक ही मॉलिक्यूल कोई लाता नहीं है, मोले में काम करेंगे। तो 2 मोल आपका NH3 का बनता है। ये रिएक्शन से हमें ये पता लग रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है कि अल्फा मोल ऑफ ए रिएक्ट विद बीटा मोल ऑफ बी, ठीक है, टू फॉर्म गामा मोल ऑफ सी एंड डेल्टा मोल ऑफ डी। ये बनता है, इस इक्वेशन को हम देख के ये इंफॉर्मेशन बता सकते हैं अगर कहीं पे ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है तो। ठीक है, आगे बढ़ें। अब इसका यदि हम मोल मोल एनालिसिस करें, ठीक है, इसका हम क्या करने जा रहे हैं, कहता मोल मोल एनालिसिस करने जा रहे हैं। कहता ये कैसे होगा सर, कहता ये पहले देखो कि मोल मोल एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद ना समझें कि कैसे करना है आपको। कहता मोल मोल एनालिसिस से हम इसको लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं मोल मोल। मोल में पूरा स्पेलिंग होता है MOLE, मोल मोल एनालिसिस। कहता इसमें आप क्या करोगे सर, कहता इसमें हमारा इक्वेशन बताता है कि A मोल्स ऑफ A, ठीक है, मोल्स ऑफ A, मोल ऑफ A डिवाइडेड बाई अल्फा बराबर होता है मोल ऑफ B डिवाइडेड बाई बीटा के, और ये बराबर होता है मोल ऑफ C डिवाइडेड बाई गामा के, और ये बराबर होता है मोल ऑफ D डिवाइडेड बाई डेल्टा। ठीक है, ये सारे के सारे बराबर होते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हम जहाँ पे जरूरत रहेगा कि कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में तो वहां पे इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इससे और क्या, इसको मैं देखो एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि क्या है ये। ठीक है, ये मैंने बताया इस इक्वेशन के लिए, मान लेते ये इक्वेशन नहीं है, कहता इक्वेशन कौन है सर, तो आपके लिए मैं एक नया इक्वेशन देता हूँ। ठीक है, सेपरेट एकदम, देखिए एकदम सेपरेट इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ। कहता है कि आपके पास इक्वेशन है कि 2KClO3, मैं बैलेंस आपको करके दिखाऊंगा, KClO3 ये सॉलिड है। ठीक है, इसको जब हीट करते हो ना तुम, डेल्टा को मतलब क्या होता है, हीट करना। तो अगर हीट करते हो ना तो आपको KCl बनता है और साथ ही साथ मिलता है O2 गैस। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ इसका स्टेट भी, इस प्रकार से इक्वेशन लिखा जाता है, ये लिखा जाता है सॉलिड और ये है आपका O2 और ये होता है गैस। ठीक है, अब कहता है कि इसको बैलेंस करके दिखाइए सर, कि थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। कहता कैसे बैलेंस होगा, कहता ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करो, कहता ये O3 है O2 है तो इन्हें 3 कर दो और इन्हें 2 कर दो। ठीक है, अब जो के हो गया है, पोटेशियम जो हो गया वो 2 हो गया, तो इधर भी कितना कर दें 2। ठीक है, तो अपने आप सारा का सारा चीजें बैलेंस हो गया। ठीक है, अब कहता है इससे क्या हमको पता लग रहा है, ठीक है, हमको पता लग रहा है ये कि आपका, ठीक है, इसका 2 मोल जो है वो रिएक्शन कर, अगर डिकम्पोज होता है, अगर गर्म होकर टूटता है तो आपको KCl के भी आपको 2 मोल मिलेंगे और साथ ही साथ ऑक्सीजन को जो मिलेंगे वो 3 मोल आपको मिलेगा। ठीक है, और इसको जो हम लोग बोलते हैं ये स्टोइचियोमेट्री, ये जो 2 और 3 लिखा है, इसको मैंने बताया था कि आपको कि ये कहलाता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या कहलाता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हिंदी में बोलते हैं पर समीकरणीय गुणांक। ठीक है, पर समीकरणीय गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ में आ रहा है कि ये जो है आपका ये अभिकारक है और ये जो है ये प्रोडक्ट्स है, ये आपका रिएक्टेंट्स है और ये आपका प्रोडक्ट्स है। ठीक है, एरो के इस तरफ यानी कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और एरो के राइट हैंड साइड में जो होता है वो आपका प्रोडक्ट होता है। इतना तो आपको पता ही है। हिंदी में इसको अभिकारक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जो निर्मित हो रहा है, जो बन रहा है। ठीक है, अब हम इसमें ये चीज नहीं बता रहे थे आपको बता रहे थे क्या भाई, तो आपको मैं बताना चाह रहा था, मोल मोल एनालिसिस करके दिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो उसको हम लोग मोल मोल एनालिसिस करके देखते हैं, इन सभी चीजों को हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो मोल मोल एनालिसिस करके देखते हैं।
स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा गया आपका 2 और 3, ये लिखा गया ना। बस अब इसको हम लोग बैलेंस करके देखते हैं, ये इसको हम लोग मोल मोल एनालिसिस करके देखते हैं। तो मोल मोल एनालिसिस कहता है कि KClO3 के मोल्स माने नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स लिख देता हूँ आगे, इंग्लिश में लिखना है मुझे। मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय 2 क्या है भाई, तो कहता है इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर होगा मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना, 2, बराबर होगा मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3। ये है आपका मोल मोल विश्लेषण, मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, कहता इससे हमको और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है सर, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन मुझे दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, कहता इसका मतलब होता है, अगर ये पता लग गया तो मोल 2 मोल ना समझ में आ गया। कहता इसका मोलर मास कितना होता है जी KClO3 का, कहता है कि 122.5 होता है, यानी कि 2 इंटू 122.5 ग्राम, ये टोटल जितना भी आए, कहता इतना ग्राम को अगर हम डिकम्पोज करते हैं, गर्म करते हैं ना, तो KCl हमको कितना मिलेगा। तो सर KCl जो है ना, ये मिलेगा आपका, ये भी 2 मोल है, और 2 इंटू मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पूरा वजन निकल के आएगा, तो वो है 74.5 ग्राम। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, काम निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से O2 मतलब होगा 3 इंटू 32 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम में भी बता सकते हो, और इसको 3 मोल है तो इसको आप हो सकता है कि गैस है तो गैस को आपका आयतन भी पूछ दे या वॉल्यूम पूछ दे, तो भैया 1 मोल में 22.4 ग्राम होता है, कहाँ पे जी, कहता है STP का। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी इंफॉर्मेशन आपको निकल के यहाँ से आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन के थ्रू अब विशेष चीजें हम लोग जानेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो हम लोग देखेंगे। न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यही जो रिएक्शन हम लोग देख रहे थे उसी रिएक्शन से क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ KCl एंड O2 आर फॉर्म व्हेन 3 मोल ऑफ KClO3 आर डिकम्पोज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे जो अभी अभी हमने लिखा था। ठीक है, 2 KClO3 जो है वो डिकम्पोज हुआ, गर्म किया डिकम्पोज हुआ और बना 2 KCl प्लस 3 O2। ठीक है, इससे हम लोग कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि भैया कहा है कि आपको 3 मोल इसका लिया है, तो इसका 3 मोल लिया गया है, तो लिया गया 3 मोल। ठीक है, इसका K मोल बनेगा, तो हमने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल लिया और डिवाइड करो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से 2। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स ऑफ, शॉर्ट में लिखो, मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो जैसे नंबर ऑफ मोल किसका निकालना है जी, कहता है KCl का निकालना है, इसका मतलब हो गया कि मोल ऑफ KCl निकालना है तो आपको 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कर देना है। ठीक है, यानी कि ये कर गया, के को बचा, कहता है 3 बचा सकता है, यानी कि 3 मोल आपका बनेगा KCl का। ठीक है, मोल आपको निकालना है, मोल ऑफ O2, तो O2 निकालना है, सर 3/2, तो ये 3 को जाके हम मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 आएगा सर, यानी 4.5 मोल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मोल कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तब भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ नहीं, एक एक नियम है। कहता है क्या सर कैसे कर सकते हैं, कहता है हमने क्या किया, 2 KClO3 जो है ये डिकम्पोज हुआ है और बनाया है 2 KCl प्लस 3 O2। ठीक है, ये बनाया है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 2 रहता ना तो 2 बनता, ये 3 बनता है। अभी कितना है, कहता है ये जो है वो 2 नहीं है सर, ये दे दिया है आपका 3 मोल, तो कहता है ये 3 मोल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मोल रहता तो 2 मोल रहता, 3 मोल रहता कितना बनेगा, 3 मोल बनेगा। सिंपल सी बात है, ये 2 मोल था 2 मोल बनता था, 3 मोल है तो 3 मोल बनेगा। ठीक है, O2 कितना हो जाएगा, 2 से 3 बनता था, कितना से, 2 से ना 3 बनता था, और 3 से कितना बनेगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 गुने 2। ठीक है, 6 है ना ऑक्सीजन, सो गलती नहीं हुआ, 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ना, 3 को से निकालना है तो 6 3 या 9 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4.5। ठीक है, ये निकल के आएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हो, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन और भी देखेंगे।
तो एक आध क्वेश्चन तुम भी बना कर देखना, वीडियो को पॉज करना और उसको बनाने का ट्राई करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है ये क्वेश्चन क्या है, कहता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH3, ठीक है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1.2 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ एक्सिस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में, बिल्कुल लिमिटेड दे देगा तो फिर क्वेश्चन करने का तरीका अलग हो जाएगा, कि जो भी लिमिटेड रहेगा उसी अनुसार ना बनेगा। जो अरे तुमको चीनी और पानी का घोल बनाना है, तो पानी तुमको भर भरा के दे दिया पूरा भर बाल्टी, तो चीनी दिया एक डब्बा, तो तुमका भर बाल्टी में चीनी घोल देगा शरबत बनाने के लिए? नहीं ना घोलेगा भाई, दोनों रहेगा सफिशिएंट अमाउंट में तब ना बनेगा। जो कम मात्रा है उसी से वही डिसाइड करेगा कितना शरबत बनना है। ठीक है, मतलब इससे हमको बना के दिखाओ सर। तो सबसे पहले तो भैया आप पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। तो कहता कैसे लिखेंगे, तो हमने कई बार लिखा है कि H2 जो है वो N2 से N2 है वो H2 से रिएक्शन किया और बनाया NH3। मतलब दूसरा हमने कहा कि इसको बैलेंस करिए। ठीक है, 3 है तो इन्हें 3 कर देंगे और इन्हें 2 कर देंगे और इसको भी 2 कर देंगे। इससे क्या मतलब है, 2 मोल हम लोग अगर नाइट्रोजन का लेते हैं तो 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और 2 मोल NH3 बनाता है। अब कहता है कि सर वो सब तो ठीक है, हमको जो है वो दे रखा है 1.2 मोल ऑफ N2। मतलब ये सर ना 1.2 मोल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1.2 मोल दे रखा है। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन ना एक्सेस में है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमको NH3 कितना बनेगा दे रहा है, 2 मोल से 2 मोल ना बनता था ये, तो अगर 1.2 मोल लिए हो तो इससे कितना बनेगा, कहता 1.2 मोल बनेगा। ठीक है आंसर। ठीक है, लेकिन कह रहा है सर ग्राम में बताइए। कहता कोई बात नहीं, मोल पता लग गया ना। कहता हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वजन निकल के आ जाएगा। कहता 1.2 मोलर मास निकालो। कहता नाइट्रोजन में कितना होता है, 7 में 14, ठीक है, प्लस 3 इसका 13, तो कितना हो गया 17। कुछ याद भी रखो। ठीक है, अमोनिया वगैरह काफी इंपॉर्टेंट, बार बार निकालते थोड़ा ना, कुछ याद रखो। तो 17 क्या होगा, ये 17 ग्राम सर पर मोल होता है और दे रखा 1.2 मोल दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है 40.8 ग्राम, ये निकल के आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। ढेर सारे मैं देखो न्यूमेरिकल कराता हूँ, इतना न्यूमेरिकल तुम्हें क्लास में वीडियो लेक्चर वगैरह में कोई नहीं कराता। ठीक है, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ इस प्रकार से आपको यूट्यूब पर फ्री में आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इसको सीरियसली लीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, छोटे भाई बहन जो भी आपके हैं वहां तक पहुंचाइए। ठीक है, फ्री में मिल रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है हाउ मेनी ऑफ H2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.12 लीटर ऑफ NH3 एट HTP में बनाना। फिर से वही केमिकल रिएक्शन कहता है, N2 को सर रिएक्शन कराना है सर H2 से और हमको बनाना है NH3। कहता सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करो। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन एन दे देते हैं, 3 एन दे देते हैं, 6 हाइड्रोजन दोनों तरफ हो गया, नाइट्रोजन भैया भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब मैंने बताया आपको, कहता है कि आपका 1 मोल नाइट्रोजन लेते हो, 3 मोल आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके NH3 कितना बनाएगा जी, कहता है सर 2 मोल NH3 बनाएगा। ठीक है, तो कहता है कि सर इसको बैलेंस करके थोड़ा सा हमको, बैलेंस तो हम लोग कर ही दिए। अब क्वेश्चन कितना है, कहता है 1.12 लीटर ऑफ NH3 ले रखा है ना। ठीक है सर, NH3 लीजिए कितना, कहता है ये है सर 1.12 लीटर है। ठीक है, ये एसटीपी पे है। तो आपको कह रहा है कि हाइड्रोजन H2 गैस कितना रिक्वायर्ड होगा, कहता है 2 के लिए 3 मोल रिक्वायर्ड है। ये मोले में न रहता है, अरे मोल में सीधे सीधे 22.4 से मल्टीप्लाई करते हो तो बन जाता है क्या, बन जाता है उसका वॉल्यूम। तो सीधे सीधे जो मोल का रेशियो रहेगा वही वॉल्यूम का रेशियो रहेगा, मतलब कि यानी कि हमको कहना है कि 2 मोल से 3 को बनता है, यानी ये भी कहो कि 2 लीटर से 3 लीटर बनता है। यानी उल्टा करो कि 3 लीटर अगर H2 लोगे तो 2 लीटर आपका NH3 बनेगा। ठीक है, तो इतना लीटर लोगे तो कितना बनेगा, कहता है कि 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए सर और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.12 लीटर से और सीधे सीधे इसको सोल्व कीजिए और सोल्व करके हमको बताइए कितना आंसर आता है। ठीक है, मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, आप लोग भी अपना खुद से करिए, मुझे थोड़ा ना खुद से करना है, आप लोगों को खुद से करना है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कितना आता है। पता कि आपको 3 डिवाइडेड बाई 2 करना है और मल्टीप्लाई करना है 1.12 से, तो ये करीबन आता है आपका 1.68 क्या लीटर आता है। दुर्भाग्य से लीटर में आ रहा है, आपको पूछा है किसमें, ग्राम में। ग्राम में पूछा है तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 से। ठीक है, तब निकल के आएगा लीटर लीटर करके, क्या निकल के आएगा, मोल निकल के आएगा। इसको डिवाइड कर 22.4 से तो ये निकल के आता है आपको मोल में 0.075। ठीक है,
और हाइड्रोजन का वजन कितना है, कहता है सर दो वजन है, कहता है दो से मल्टीप्लाई कर दी, दो से मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, आपका क्या निकल के आया, मोल नंबर ऑफ, ये जैसे आपने इसको डिवाइड किया नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया जी, ये निकल के आ गया है आपका, ये निकल गया जा। चलिए फिर से कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहता है N2 जो है सर वो 3H2 से रिएक्शन किया था और बनाया था आपका, ये क्या हुआ, ठीक है, क्या किया था जी, कहता है N2 जो है सर वो 3H2 से रिएक्शन किया था और बनाया था आपका 2NH3। ठीक है, और चूंकि जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को, या फिर कहो कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स की, तो हम इसके वॉल्यूम में सीधे सीधे काम कर सकते हैं कि अगर 1.12 लीटर अगर आपका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, 2 लीटर वॉल्यूम से 3 लीटर, मोल बोलो या वॉल्यूम बोलो एक ही बात है, 2 लीटर से 3 लीटर बन रहा है, तो इतना लीटर से कितना बचेगा, कहता है कि सर ये 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.12 लीटर इतना बनेगा। हमने इसको कैलकुलेट करके भी दिखाया था कि 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1.12 ये निकल के आता है करीबन, ठीक है, ये निकल के आता है 1.68 लीटर। कहता है ये तो लीटर में निकला ना सर, कहता हमको ग्राम में चाहिए वजन, ग्राम में निकालने के लिए सबसे पहले तुमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 22.4 लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। इसको 22.4 से हमने जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जो निकल के आया 0.075, और ये निकल के आया नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकल के आया, तो कहता इसको सब मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, कहता इसको मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास जी, कहता हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2, ठीक है, 2 ग्राम पर मोल, इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, तो आपका निकल के आ जाएगा 0.15, ठीक है, और ये निकल के आ जाएगा ग्राम वजन। ठीक है, हाँ यहाँ पे मिस्टेक कर रखा है, यहाँ पे इसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, गलती से हो गया है, ठीक है, तो इसको नहीं देखना, सोल्यूशन थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, ये सही सोल्यूशन है, 0.15 ग्राम इसका सही सोल्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, KClO3 है वह 367.5 ग्राम, ठीक है, इसको हीटेड कर रहे हैं और आपको कुछ बन रहा है उसमें O2 कितना बन रहा है, कितना निकला है वो आपको बताना है। ठीक है, ये बहुत आसान है सर, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखिए, ये KClO3 आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा, ठीक है, डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा, ठीक है, ये तो इक्वेशन आपको लिखवाया हुआ है ना, ठीक है, हीट का सिंबल है, KCl बनता है और O2 बनता है, ऑक्सीजन निकलता है इससे। ठीक है, बैलेंस कीजिए, कहता है सर बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहता है इधर आप 3 लगा दीजिए और इधर आप 2 लगा दीजिए और इसको भी 2 कर लीजिए, बैलेंस हो गया ये। ठीक है, तो आपको इसका आपको वजन दे रखा है, ठीक है, इसका वजन दे रखा है तो वजन लिखिए उसकी यहाँ पे, कहता कितना देखा था, 367.5 ग्राम दे रखा है, मतलब इससे काम नहीं, मोल निकालना पड़ेगा, तो मोल कैसे निकलेगा, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मोलर मास कितना है सर इसका, कहते इसका मोलर मास है 122.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऐसे दिया रहना चाहिए था। ठीक है, दिया हुआ है, मान लेते हैं कि भैया तो इतना से हम इसको डिवाइड कर देंगे 122.5 ग्राम पर मोल, तो कहता है ग्राम से ग्राम कट जाएगा सर और नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो निकल के कितना आता है, जितना डिवाइड करके देखा है कहता 3 मोल निकल के आता है। ठीक है, 3 मोल निकल के आता है, जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया, मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि सही सब कुछ किया है कि नहीं किया है। ठीक है, डिवाइड करते हैं 122.5 से तो निकल के आता है 3 मोल। ठीक है, तो 3 मोल मतलब कि दिया गया है और आपसे कहा गया कि O2 कितना बनेगा, तो 2 से 3 बनता है, तो 3 से कितना बनेगा, तो इसको लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, यानी 3 या 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4.5 मोल, ये मोल बना है, हमसे मास पूछा गया इसका O2 का, कहता कुछ नहीं, 4.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो ऑक्सीजन का मालूम मोलर मास कितना होता है, तो सबसे 32 होता है, ये 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी, कहता है कि सर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 144 ग्राम। ठीक है, इतना आ जाएगा, बहुत अच्छी बात, आ गया है तो इस प्रकार से आप कर लोगे, उम्मीद है कि आप कर लोगे, नहीं बनता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, लाइव में आकर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन तो बनना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ Fe2O3 आर फॉर्म व्हेन
0.1187 मोल ऑफ FeO रिएक्ट विथ O2। तो अजीबोगरीब क्वेश्चन दे दिया है, ढेर सारा कैलकुलेशन दे दिया है इसमें, ठीक है। वैल्यू दे दिया है, ऐसा टेढ़ा लग रहा तो भैया देखते हैं बनाकर, हमारे पास तो कैलकुलेटर है ही तो बना ही नहीं, थोड़ा सा बस वैल्यू टेढ़ा लगा देने से कैलकुलेशन बढ़ जाता है, बिना कैलकुलेटर के फिर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कहता है कि आपको बनाना FeO3, क्या किससे बनाना, FeO और O2 से। तो कहता है पहले इक्वेशन लिखो, कहता है FeO को हम रिएक्शन कराते हैं O2 से तो बनता है आपका Fe2O3। बैलेंस करिए, कहता है सर बैलेंस कैसे होगा, कि बैलेंस करना बहुत ही आसान है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 3 गो है और इधर 2 गो है, तो भैया इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 3 से मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे अरे गड़बड़ा गया था, देखिए, ठीक है। आयरन को भी देखना है, आयरन कितना हो गया जी, तो 4 गो हो गया, तो इधर 4 गो कर दीजिए। अब बैलेंस हो गया है, देखो तो बताओ हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया जो होगा 3 6 4 10, इधर कितना हो गया जी, 3 3 6, 3 3 6, ठीक है। 4 बैलेंस तो नहीं हुआ लगता है, कैसे नहीं हुआ भाई, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे वाला हटा दो, इसको हटा दो तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 को ऑक्सीजन इधर है, 4 2 6 और इधर भी कितना हो गया, 3 2 6, तो बैलेंस हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो हमें पता है कि FeO जो है वो 4 मोल रहेगा, O2 1 मोल रहेगा, तो Fe2O3 का 2 मोल बनेगा, ये हमें पता है, ठीक है। उसने कहा है कि भैया Fe2O3 का आपको लेना है अचीवोगरी मोल 0.1187 मोल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 2 मोल्स के लिए आप कितना थे, FeO मोल ऑफ FeO रिएक्ट विथ O2, अच्छा उल्टा दे दिया जी, गड़बड़ा आ गया मामला, ठीक है। इतना मोल ऑफ FeO ना, यानी FeO की जगह पे दिया है और मुश्किल कर दिया, 0.1187 मोल दिया है इसका FeO का, ठीक है। और कह रहा है कि हाउ मनी Fe2O3 कितना मोल बनेगा, ये कितना मोल बनेगा वो बताना है। अगर 4 से 2 बन रहा है तो एक आधे ना बनेगा जी, अरे 4 से 2 बन रहा है मोल मतलब एक आधे ना, तो आधा कर लो सीधे सीधे, कहता है 0.1187 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना बनेगा था 0.05935 क्या मोल बनेगा। देखिए मोल तुमसे थोड़ी ना पूछा है, Fe2O3 का वजन पूछा है ना, तो इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास आपको दे रखा है इतना, ठीक है। तो मोलर मास इसको मल्टीप्लाई कर दो, 159.6 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ठीक है। इसको जैसे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 159.6 से, तो ये निकल के आता है 9.47 ग्राम के करीब, ठीक है। इतना ग्राम आपका ये बनेगा Fe2O3। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, बैटरी भी खत्म हो रहा है। कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 कितना चाहिए, वॉल्यूम में बताना है आपको, ठीक है। टू कम्प्लीटली कम्बस्ट 1 मोल ऑफ C5H10, तो आपके पास है C5H10 और इसको जलाना है, तो ऑक्सीजन चाहिए जलाने के लिए, और बनेगा क्या, तो कहता है दो ही चीज बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है, और तो कुछ बनता नहीं है सिर्फ हाइड्रोकार्बन को जलाने पर, ठीक है। ये बनता है आपको, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना है, जरा बैलेंस कर देते हैं फिर, ठीक है। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना पड़ता है, इसमें कार्बन इन्हें 5 गो है तो इनके को दिखाना पड़ेगा, 5 गो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 5 गो कार्बन हमने बैलेंस कर दिया, और क्या बैलेंस करना है जी, जरा हाइड्रोजन बैलेंस करके दिखाओ, जरा हाइड्रोजन के गो है, जरा 10 गो है सर, इधर इधर कितना है भाई, जरा इधर जो है ना सर, इधर आपका 2 है, 2 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा यू 5 5 10 गो, ठीक है। अब देखो कि ऑक्सीजन के गो हो गया, जरा ऑक्सीजन से है ना, इधर हो गया 5 में 10 गो और इधर हो गया 5 15 गो से, ठीक है। तो 15 को कैसे बदलेगा, फिर 15 बटा 2 करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी 7.5 करना पड़ेगा, ठीक है। अब बैलेंस हो गया। अब क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि 1 मोल लेना है इसका, इसका आपको चाहिए 1 मोल, ठीक, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, 1 मोल। ऑक्सीजन कितना चाहिए, कहता है सर 1 मोल के लिए तो हमको पता है कि 15/2 यानी 7.5 मोल चाहिए, लेकिन कह रहा है वॉल्यूम हमको चाहिए, वॉल्यूम हम 1 मोल में जानते हैं कि 22.4 लीटर वॉल्यूम रहता है, इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हुआ है 168 लीटर में सीधे सीधे लिख देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आखिरी क्वेश्चन इसको करके देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस तभी बनेगा जब आप क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन खुद से लिखिएगा, खुद से लिख के बनाइएगा, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, ठीक है।
कहता है व्हाट इज द रेसिडुअल मास आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इफ 5.65 लीटर ऑफ CO2 इज रिलीज्ड। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही गर्म करोगे डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस CO2 में। कहता है CO2 हमको दे दिया गया है कि CO2 ना, पहले तो बैलेंस करो, तो कहता है बैलेंस है सर। कहता है ये जो है वो 5.65 लीटर बनता है, ठीक है। कहता है ये 5.65 लीटर बनता है, तो आपको बताना है लीटर, भाई मैंने बता रखा मोल में बोलो बात या फिर वॉल्यूम बोलो, एक ही बात होता है। एसटीपी एनटीपी पर जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है, एक मोल का 22.4 लीटर, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 लीटर इसका लोगे तो 1 लीटर ये नहीं, ये तो लीटर में है ही नहीं, ये लीटर में आएगा, ठीक है। तो आपको मास निकालना है, तो इतना लीटर, तो भाई आपको इसको मोल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब चीजें जो है वो गैस में नहीं है, वो सब सॉलिड है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों के दोनों सॉलिड है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे किससे जी, कहता 22.4 से। कहता है 22.4 से क्यों डिवाइड कर रहे हो, कहता क्योंकि हम मोल निकालना चाहते हैं, ठीक है। 22.4 से देखो यहाँ पे डिवाइड करके लिखा गया है, तो मैं फिर से कैलकुलेटर से डिवाइड करके चेक कर लेता हूँ। 5.65 डिवाइडेड बाई 22.4, कहता है ये अजीबो गरीब आ रहा है, 0.2522 करके कुछ आया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना मोल आया, ठीक है। अब कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए, कहता है जितना मोल इसका, भाई एक मोल के लिए 1 मोल चाहिए ना, तो जितना मोल इसका है उतना मोल ये भी चाहिए, तो ये भी चाहिए आपको 0.2522 मोल, ठीक है। कहता मोल निकल गया, बल्कि वजन निकालना है, तो कहता है वजन निकालने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का मुझे आप निकाल के दो मोलर मास। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास हमने कई बार निकाला है, जो होता है 100, कितना होता है जी, कहता है 100। कुछ नहीं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 ग्राम पर मोल से, तो आपको इसका वजन निकल के आ जाएगा। मतलब वजन निकल के आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वजन निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा सर, ठीक है। कहता है ये निकल के आएगा 25.2 ग्राम, 25.2 ग्राम ये निकल के आएगा वजन आपको। लेकिन आपसे इसका तो कहा है रेसिडुअल मास, ठीक है, रेसिडुअल मास आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लेकिन ये भी शायद नहीं पूछा है, रेसिडुअल मास पूछा है आपको, तो कहता है कि इसको डिकम्पोज कर दीजिए, तो खत्म ही ना हो गया, आइए तो उड़ ही जाएगा, ये तो बताइए। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअली पूछा है उसने, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड पूछा है। कहता है कैल्शियम ऑक्साइड भी उतना ही बनेगा, 0.2522 मोल ही बनेगा, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो 56 होता है, तो 56 ग्राम पर मोल, तो 56 से इसी को मल्टीप्लाई करना था, किसको, 0.2522, इसको 56 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये आता है 14.1 ग्राम, ठीक है, ये निकल के आता है। इस प्रकार से उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से देख सकते हैं वीडियो को। ऐसे सारे क्वेश्चन जो मैं बनाता हूँ, पहले क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, पहली बार में खुद से बनना चाहिए, ठीक है। देखने के बाद तो भैया कोई भी बना ले रहा है, ठीक है, वो बनना चाहिए नहीं है, आपको पहली बार में खुद से अगर बनेगा ना क्वेश्चन, तो कॉन्फिडेंस आएगा, आपका दिमाग भी खुलेगा और दिमाग चलेगा, ठीक है। तो पहली बार में मैं क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद वीडियो को देखो, नहीं बनता है तो बन जाता तो बहुत अच्छी बात, देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी कोशिश करो कि देख लो, कुछ नया चीज सीखने को मिले, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि अगर खुद से बन जाता ठीक है, नहीं बनता है तो भैया आप वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद क्या कीजिएगा कि फिर से खुद से बनाने की कोशिश करो, समझने की चेष्टा करो। देखिए छापने से न्यूमेरिकल्स जो छापते रहोगे तो कितना भी छापते रहो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब बनने लगेगा आपका अपना तरीका बनने लगेगा, ठीक है, बन जाएगा, उसके बाद तुरंत तुरंत क्वेश्चन होने लगेगा, ठीक है। चलो मैं जाते जाते आपको एक बोनस चीजें बताता हूँ, ठीक है। क्या क्या बताता हूँ जी, कहता है कि आपको क्या क्या दिया जा सकता है, ठीक है। कहता है आपको जो होता है वो रिएक्टेंट के इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट दिया रहता है, या तो मास ऑफ रिएक्टेंट दिया रहेगा, या फिर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट दिया रहेगा, या फिर उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स, ये सब चीजें दिया रहता है, ठीक है। तो आपको गिवन क्या रहता है जी, तो हमको गिवन रहता है, ठीक है, मास या फिर वॉल्यूम अगर गैस है तो, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स दिया रहता तो बहुत अच्छा है। किसका अजीत, कहता रिएक्टेंट का दिया रहेगा सर, ठीक है। कहता रिएक्टेंट का अगर दिया रहेगा तो सब, अगर आपको मास दे रहा है, रिएक्टेंट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, इस साइड में कौन है, रिएक्टेंट है, क्या है जी, कहता है कि सर रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट का क्या क्या है,
कहता रिएक्टेंट का सर मास है, मैं यहाँ पे बढ़िया से लिख देता हूँ आपको, रिएक्टेंट कहता पहला क्या दे सकता है, कहता मास दे सकता है सर। दूसरा क्या दे सकता है, कहता दूसरा सर वॉल्यूम दे सकता है। तीसरा क्या दे सकता है सर, तीसरा आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे सकता है। ठीक है, कहता इन सभी से सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोशिश करो, किसका, रिएक्टेंट का। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोशिश करो। कहता कैसे निकलेगा सर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो खैर बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर मास दे रखा है, नंबर क्या निकालना है सबसे पहले आपको जी, कहता सर हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, इस पे ध्यान दो, मोल्स निकालना है, मोल्स की संख्या निकालना है। कहता कैसे निकलेगा, कहता अगर मास दे रखा है तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए मोलर मास, मोलर मास। वॉल्यूम दे रखा है, मोल निकालना, आप डिवाइड कर दीजिए उसको, आप उसको डिवाइड करिए 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है तो आप उसको डिवाइड करिए एवोगाड्रो नंबर से, तो आपको मोल्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, किसके लिए तो प्रोडक्ट का है, सॉरी रिएक्टेंट का ही निकल रहा है। अभी तक किसका चल रहे हैं जी, कहता रिएक्टेंट का ही चल रहा है सर। ठीक है, अब इसके बाद हम मोल मोल विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण से निकालेंगे, मोल मोल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करने जाएंगे, कहता है इसके बाद आप मोल मोल एनालिसिस करो। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे जी, कहता है मोल मोल एनालिसिस करेंगे, मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, मोल मोल एनालिसिस करके आप जो होगा वो आप निकालिए प्रोडक्ट्स के मोल। ठीक है, रिएक्टेंट के मोल से आप क्या निकालिएगा, तथा प्रोडक्ट्स के मोल हम निकालने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट का है। ठीक है, अगली बार किसका मोल निकालिएगा, तो पता प्रोडक्ट का, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया था। ठीक है, क्या भाई, कहता प्रोडक्ट का मोल निकलेगा, प्रोडक्ट का मोल। कहता कैसे निकलेगा, तो मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, प्रोडक्ट का मोल, और एक बार प्रोडक्ट का मोल निकल गया तो फिर से प्रोडक्ट का इन तीनों चीजों हमको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों को हम प्रोडक्ट का निकाल के दिखा सकते हैं। कहता क्या क्या, अब हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। कहता प्रोडक्ट का क्या निकाल सकते हैं, कहता प्रोडक्ट का आप मास निकाल सकते हो, आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हो, और आप प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो मास निकालने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वॉल्यूम निकालना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 22.4 लीटर से। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई कर दिए एवोगाड्रो नंबर से, निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान चीजें हैं। ठीक है, मैं फॉर्मूला अगर तुम चाहो कि भाई फॉर्मूला से लिख के हमको दे दीजिए, तो फॉर्मूला भी मैं लिख के दे दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं इसके तरह की नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट को सबसे पहले निकालिए, और जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, कहता सबसे पहले क्या कीजिए सर, कहता नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए अगर आपको वेट दे रखा है, मास दे रखा है, तो आप उसको डिवाइड करिए मोलर मास। ठीक है, मोलर मास से डिवाइड करिए। ठीक है, दूसरा दे रखा है, अगर आपको देख रखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दे रखा है तो आप उस वॉल्यूम को डिवाइड कीजिए 22.4 से। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, ठीक है, तो इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है तो इसको डिवाइड कीजिए एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, इससे क्या निकल के आएगा, रिएक्टेंट का मोल्स निकल के आएगा। रिएक्टेंट का मोल्स निकल, भाई रिलेशन जो मोल मोल एनालिसिस लगता है वो किस में लगता है, जरा मोल्स दोनों का रहेगा तभी लगेगा। ठीक है, तो आपको रिएक्टेंट के मोल्स पहले निकालने पड़ेगा, कुछ भी दिया रहेगा ये सब चीजें, और निकालना क्या पड़ेगा, तो होता है आपको रिएक्टेंट का मोल्स निकालना पड़ेगा, फिर मोल मोल एनालिसिस से आपको प्रोडक्ट के मोल्स निकालने पड़ेंगे। उसके बाद हम जो भी वो डिमांड कर रहा है वो हम निकाल के उसको दे सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज मैंने स्टेप स्टेप चला चला के यहाँ तक आपको लेकर आया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ अब आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यही हमको अगर नंबर, ये जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, अब नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है प्रोडक्ट का, कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो आप नंबर ऑफ मोल्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कर दीजिए। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 से। ठीक है, आपको प्रोडक्ट का मास निकालना है, ठीक है, मास निकालना है तो आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है,
इसे मल्टीप्लाई करना है जी, कहता है मॉलिक्यूलर मास, मोलिकुलर मोलर मास, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। इस चार्ट को आप बना के अपने पास सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, मैंने कैसे ऐसे बनाया है जो। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही बोर्ड में पूरा रखना था इसलिए खिंचा भी गया, और स्क्रीन पे लिखना आसान नहीं होता है ये बोर्ड पे, लेकिन तुम अपना इसको ढंग से लिख लोगे तो तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा चार्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ढेर सारे क्वेश्चन मैंने आपको कोशिश किया कि करा कर दूं ताकि आप अच्छे से चीजों को कर पाओ। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन जहां तक हो सकता तो मैंने कराया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो पता है अगली वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, परमाणु संरक्षण का सिद्धांत हम लोग देखेंगे कुछ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और लिमिटिंग रीजन को देखेंगे, सीमांत अभिकर्मक को देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा हमको लिमिटिंग रीजन वाले। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के सबसे आखिरी में पहुंचेंगे सॉल्यूशन में, जहां पे हम लोग परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन वगैरह जो तुम पढ़ते थे। ठीक है, सॉल्व सोल्यूशन का उस सारे चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो हमारा सॉल्यूशन का सबसे आखिरी चैप्टर होगा जिसमें हम लोग मोलरता, मोलरिटी, ये सब सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर का एंडिंग होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोड फ्रैक्शन वगैरह सारी चीज हम लोग उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में पहुंचेंगे हम लोग, वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो केमिस्ट्री का है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें पहुंचने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने जाइए, एक एक चीज को हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे, पूरा जे और नीट का सिलेबस कवर होगा। फिर भी लगता है कोई टॉपिक छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो सकता है उसको मैं बाद में डिस्कस करने के लिए रहूं और तुम अभी ये खोज रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं खुद बता दूंगा कि भैया ये डिस्कस होगा, इस चैप्टर में डिस्कस होगा, यहाँ पे डिस्कस होगा, वो सारा चीज डिस्कस होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो हमारे साथ जुड़ के रहिए, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए कि ये प्लेलिस्ट में जब भी वीडियो ऐड होगा तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। ठीक है, और उसी वक्त देखिए, उसका बैकलॉग मत बनाइए कि वीडियो अपलोड हो गया सर, आज तो छुट्टी नहीं है, आज तो शादी में गए हुए हैं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसे ढेर सारा वीडियो इकट्ठा हो जाएगा। और मैं इंतजार भी करता हूँ कि सब बच्चा वीडियो एक बार पहले देख ले, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। देखो मैं गैपिंग देता हूँ, एक वीडियो अपलोड हुआ तो मैं गैपिंग देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, या दो तीन वीडियो आ गया तो भैया बच्चों को टाइम देता हूँ ताकि वहां पे फिनिश कर ले। अगर नहीं फिनिश करोगे, हमारे साथ बन के नहीं रहोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, देखिए तभी ना आप क्वेश्चन वोश्चन पूछ सकते हो, कमेंट में मैसेज कर सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। कहोगे तो लाइव कभी आके सारे क्वेश्चन आपके लूंगा और सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तब ना ये जब आप थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिर से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जहां भी आप हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ठीक है, जो भी आपका एजुकेशनल ग्रुप है, दोस्तों का स्कूल का ग्रुप है, ठीक है, उन सभी में इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, स्टेटस लगा लीजिए, इतना तो गुरु दक्षिणा दे ही सकते हैं, और बिना गुरु दक्षिणा के भैया विद्या सफल नहीं होगा, पैसे आप दे नहीं रहे। ठीक है, तो यही आपका गुरु दक्षिणा है, ये जो मांगा जा रहा है आपको उसको पूरा कीजिए, इसको शेयर करिए। ठीक है, देखना ना देखना दूसरों का काम है, आपका काम है बस शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।